हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अफजल और आपका स्वागत है अफजल आईएएस एकेडमी में, जहां तैयारी बनती है सफलता की पहचान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी महत्वपूर्ण क्लास। आज के इस क्लास से हम प्राचीन भारत का इतिहास को स्टार्ट करने वाले हैं और आज की इस क्लास से हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास को जो हमने स्टार्ट किया है और इस इतिहास के अंतर्गत आज की इस क्लास में हम एक रूपरेखा तैयार करेंगे कि हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। यानी इतिहास का हम विभाजन करेंगे। तो अगर हम इतिहास का विभाजन करने से पहले हम जानते हैं कि इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, तभी हम चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपनी समझ को डेवलप कर पाएंगे। दोस्तों, इतिहास क्या है? आप सबके मन में क्वेश्चन उठता है, प्रश्न उठता है। आप सभी जो एक मेधावी जो है एस्पिरेंट हैं और आप सबके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि सर व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है? तो आज की इस क्लास में हम एक-एक चीज़ों को, एक-एक शब्द के अर्थों को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, उसकी तह तक जाएँगे और उसको तह से समझने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम बात करें इतिहास, हिस्ट्री, इतिहास, इतिहास। इतिहास क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? अगर हम इतिहास का संधि विच्छेद करें दोस्तों, तो इतिहास का जो शब्द का अर्थ होता है, वो होता है इति। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो इति प्लस हास, हास। साधारण अर्थों में इसका संधि विच्छेद का मतलब होता है, इति मतलब होता है ऐसा और हास का मतलब होता है घटित हुआ, घटित। ठीक है, ये इसका एक साधारण सा अर्थ होता है। लेकिन अब इस ये पूरी तरीके से जो ये शब्द का अर्थ जो हमने इसको विच्छेद करके किया है, ये पूरी तरीके से सच नहीं है। ऐसा हुआ मतलब ऐसा घटित हुआ। अब उसमें कई चीजें तो घटित हो सकती हैं। भाई ऐसा घटित हुआ हम कैसे मानेंगे? जब हम उसको एक साक्ष्य के माध्यम से प्रूफ कर पाएंगे। जैसे हमने कहा कोई एक हमने बात ली इतिहास के बारे में कि जैसे मान लीजिए पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध तो हमने किसी किसी के मुंह से सुन लिया, लेकिन उस जमाने के जो इतिहासकार थे, जो उनकी पुस्तकें थे, उसमें जब हम उसकी एक सही डेट हम देखेंगे तभी तो हम मानेंगे। भाई ऐसे तो कई इतिहासकारों के अपने अपने अलग अलग मत हैं, लेकिन उस समय के जो इतिहासकार जो रहे होंगे प्राचीन, तो उन्होंने उस राजा की आत्मकथा में जो डेट का वर्णन किया होगा या जो दूसरी चीजों तरीके से किया होगा, तो तभी तो हम मानेंगे। तो इतिहास ऐसा घटित हुआ, ये इसका पूरी तरीके से ये इसका सही अर्थ नहीं हुआ। अगर हम इतिहास को फिर से करें, इसके इतिहास शब्द के अर्थ को अगर हम जाने, इतिहास इति प्लस हास, निश्चित रूप से हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो है ये पूरी तरीके से सच नहीं है। इतिहास यानी इतिहास निश्चित रूप से हुआ होगा, तो उसमें निश्चित रूप से यानी इतिहास को हम एक निश्चित रूप से एक उसको तारीखों को देखेंगे, विभिन्न विद्वानों के जो है हम तारीखों को देखेंगे, उनकी घटनाओं को देखेंगे तभी मानेंगे। तो इसका जो सही रूप से अर्थ हुआ वो हुआ निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। अब हम इसके परिभाषा को देखते हैं कि इतिहास की परिभाषा क्या है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री? तो इतिहास की हम परिभाषा देखते हैं। यहां लिखते हैं इतिहास की परिभाषा, इतिहास की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। तो इसकी सही परिभाषा क्या है कि अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन या वर्णन। ठीक है, इतिहास की सही परिभाषा क्या होगी कि अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन व वर्णन। अब कैसे इस लाइन को हम कैसे इसका विश्लेषण करेंगे? देखिए, इसमें कह रहा है ऐसा नहीं कि आप इधर की घटनाओं को उधर कर दें, यानी आप उसको एक सीक्वेंस में चीजें कहेंगे। ठीक है, अगर पूरा पाषाण काल आया है तो उसके बाद ही आद्य पाषाण। हम इसमें समझते हैं इतिहास का विभाजन। ठीक है,
इतिहास का इतिहास का विभाजन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है इतिहास का विभाजन। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का विभाजन। तो यहां लिख देते हैं इतिहास का तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो इतिहास का विभाजन, और आज की इस क्लास में हम इतिहास को का विभाजन करेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम इतिहास को विभाजन करते हैं, प्राचीन इतिहास को विभाजित करते हैं, तो उसको हम दो आधारों पर उसका विभाजन करते हैं। कितने आधारों पर? दो आधारों पर। दो आधारों पर। ठीक है, कौन कौन से? देखिए, पहला है लिपि या लेखन के आधार पर, और दूसरा है उपकरणों के आधार पर। उपकरणों के आधार पर। ठीक है, लिपि, स्क्रिप्ट, उपकरण यानी टूल्स। तो इन दोनों के आधार पर आज हम इतिहास का विभाजन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिपि के आधार पर इतिहास का विभाजन करते हैं, फिर उसके बाद हम उपकरणों के आधार पर भी इतिहास का विभाजन। लिपि के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, लिपि के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे तो लिपि के आधार पर प्राचीन इतिहास को या इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला इसमें है प्राक इतिहास, या इसको प्रागैतिहास भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, यानी लिपि के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल। उस काल में मनुष्यों को लेखन की कोई जानकारी नहीं थी, लिपि की कोई जानकारी नहीं थी, लोग लिखते नहीं थे। तो जब लिखेंगे नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई इतिहास भी जो है नहीं लिखा हुआ, हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे। तो इसका अध्ययन कैसे करेंगे? आप सबके मन में क्वेश्चन उठा होगा कि सर फिर अध्ययन कैसे करेंगे? तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किया जाता है। कैसे? इसको समझेंगे। आप देखोगे कि आपने कई जो है खुदाई स्थल के बारे में सुना होगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कई जो है सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई, इस तरीके से चीजें देखी होंगी। तो कभी-कभी क्या होता है, तो उसके बारे में हमें उन चीज़ों के बारे में पता चलता है। मान लीजिए एक छोटी-सी मिसाल मैं बताता हूँ कि कहीं किसी जो है किसी जगह पे खुदाई हुई, वहाँ पे इंसानों का कोई स्कल मिला, कंकाल मिला, और उस स्कल के साथ-साथ कोई एक जीव, मान लीजिए कुत्ता, उसका कंकाल साथ में मिला। तो उस चीज़ से हम क्या चीज़ का जो है अनुमान लगा सकते हैं? इस चीज़ से हम इस चीज़ का अनुमान लगाते हैं कि उस टाइम या उस टाइम पीरियड में ऐसा हुआ होगा कि कोई व्यक्ति अगर मरता होगा तो उसके साथ उसकी जो प्यारी जीव होती थी उसको साथ में दफनाया दिया जाता था। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो व्यक्ति मरा होगा तो जो कुत्ता रहा होगा उसका कोई प्यारी जीव रहा हो तो उसको दफना दिया था। साथ ही साथ हमें कई जो है स्थलों की खुदाई के दौरान हमें कुछ इंसानों की स्कल के साथ साथ कुछ चीजें जो उसकी जो चीजें वो यूज करता रहा होगा, तो वो चीजें उसके स्कल के साथ उसके कंकाल के साथ मिली हैं। तो इससे हम इस चीज का क्या अनुमान लगाते हैं? इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि उस समय उस व्यक्ति को जो है उसके साथ से जो भी चीजें वो यूज कर रहा होगा, अपने दैनिक जीवन में जो चीजें इस्तेमाल कर रहा होता है, उन चीजों को भी उसके साथ दफना दिया जाता है। साथ ही साथ हमें एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में और पता चलता है कि उस काल में मनुष्यों को जलाया नहीं वरन दफनाया जाता था। ठीक है, ये जो है इन चीजों से हमें पता चलता है। तो प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल में क्या है? आदि ऐतिहासिक काल में मनुष्य को लिपि का तो ज्ञान तो था,
लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसी लिपि है कि उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो उसको अब लिपि हम पढ़ नहीं पाएंगे तो कैसे अध्ययन करेंगे भाई? जब हम उनकी जो लिपि है उसको हम पढ़ ही नहीं पाते हैं तो हम उसके अध्ययन क्या करेंगे उसके बारे में? तो फिर हम भी आदि ऐतिहासिक काल का अध्ययन कैसे करेंगे? तब हम अध्ययन करेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। तीसरा, ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल में क्या है? ऐतिहासिक काल में मनुष्यों को लिपि का ज्ञान था, लेखन का ज्ञान था, उसके हमें साक्ष्य भी मिले हैं और उस लिपि या लेखन को हम पढ़ भी सकते हैं। ठीक है? और इस काल का हम अध्ययन दो आधारों पे करते हैं। पुरातात्विक साहित्य जो है स्रोतों के आधार पर हम उसका अध्ययन करते हैं और साहित्यिक, क्योंकि उनको लिखना आता था और उसको हम पढ़ भी सकते हैं। तो हमें उस काल में घटित घटनाओं के बारे में पता चल जाता है उनके उस लेखन के वजह से। मनुष्य को लिपि या लेखन का ज्ञान नहीं था। ठीक है? तो अब लिपि या लेखन का ज्ञान नहीं था तो अध्ययन कैसे करेंगे? तो इस काल का अध्ययन हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। ठीक? मनुष्य को लिपि लेखन का ज्ञान नहीं था, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। इस काल का अध्ययन हम क्या करते हैं? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। अब उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि इसका उदाहरण क्या है। उदाहरण, पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। हम पाषाण काल ही क्यों कहते हैं दोस्तों? क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय के जो मनुष्य थे वो पत्थर से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे, या औजार ही छोड़ करके और बहुत सारी चीजें जो उनकी दैनिक जीवन में इस्तेमाल होती थी उसको वो पत्थर से बनाते थे। इसी कारण हम इस कालखंड को पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है? तो उदाहरण पाषाण काल। दूसरा हमारा है इसमें आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक ठीक। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं। देखिए, मनुष्य को इस काल में मनुष्य को लिपि का या लेखन कह सकते हैं, इसको हम लेखन का ज्ञान था। ठीक है? मनुष्य लिखना जानता था, लेकिन वर्तमान में हम उसे पढ़ने में असमर्थ है। यानी मनुष्य लिखता था, लेकिन जो उसने लिखा उसको हम पढ़ने में असमर्थ हैं, उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं। जो इस काल में हम देखते हैं, उदाहरण के रूप में देखें, तो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो यानी कहने का मतलब यह है कि इस आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत दो सभ्यताएं आती हैं, जिसमें पहला हड़प्पा सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता आती है। ठीक है? तो अब दो चीजें यहां पर आप कंफर्म कर लीजिए। ऐतिहासिक काल में मनुष्य लिखता ही नहीं था,
आदि ऐतिहासिक काल में मनुष्य लिखता था लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन इन दोनों में एक चीज थी, इन दोनों कालों में भाषा जरूर पाई जाती थी, मतलब वो बोलते थे, उनकी कोई भाषा थी, भाषा उनमें रही होगी और उसी भाषा के माध्यम से वो एक दूसरे से संपर्क करते थे, लेकिन उस भाषा को उन्होंने लेखन के रूप में नहीं उतारा था। तो यहाँ भी भाषा हो सकती थी और यहाँ भी भाषा हो सकती थी। आज आप देखते हो जीवों में, कई सारे जीवों में, देख लीजिए चिड़ियों में, कुछ एक ऐसे जीवों में, तो उनमें भी क्या होते हैं, वो भी अपने भाषा में कुछ कहते हैं, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो भाषा इनमें भी रही होगी और भाषा इनमें भी रही होगी। दो चीजें, एक चीजें आप ये कंफर्म कर लीजिए, भाषा इनमें थी, भाषा इनमें भी थी, लेकिन इन्होंने उस भाषा को उतारा ही नहीं और इन्होंने उतारा तो उस भाषा को हम पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की हम बात करें और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत दो सभ्यताएं आती हैं, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में इसकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, चित्रात्मक थी। अब चित्रात्मक क्या होता है, किस तरीके से, कोई इसे इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके से कोई चित्र बने होते थे, इस तरीके से कुछ चित्र बने होते थे, इस तरीके से चित्र बने होते थे। ये हड़प्पा सभ्यता यानी आदि ऐतिहासिक काल के अंदर चित्रात्मक लिपि थी। अब ये उनकी लिपि थी, चित्र बने होते थे, तो इसी कारण इनको हम चित्रात्मक लिपि कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो चित्रात्मक थी। इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, इसकी लिपि को गौमूत्रिक लिपि, गौमूत्रिक, गौमूत्रिक लिपि। तो गौमूत्रिक लिपि किस तरीके से, आप देखोगे कुछ इस तरीके से, पहले बाएं से स्टार्ट होता था इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से, फिर ये दाएं से, फिर बाएं से, इस तरीके से लिपि, इस तरीके से। इस तरीके से एक आकृति आपने देखी है, आकृति जब कोई पशु चलते हुए जाता है तो जब वो मूत्र को विसर्जित करता है तो कुछ इस प्रकार से ये धारियां जैसी बन जाती हैं एकदम, तो इसी को हम कहते हैं गौमूत्रिक लिपि। ठीक है, अब इसमें दूसरा जो है तो वो है वैदिक सभ्यता। अब जब वैदिक सभ्यता शब्द का हमने इस्तेमाल किया है तो आप कहोगे सर वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता में सर तो जो है वेदों का निर्माण हो गया होगा, यानी वेद लिखे जा चुके होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, उपनिषद, इनकी रचना हो गई थी। तो इसको समझ लीजिए। देखिए, जो वेद थे या जो उपनिषद थे वो वैदिक सभ्यता में क्या था, वो जो है लिखे वहां, तब उनका जो है वो नहीं लिखे गए थे, वेदों की रचना तब नहीं हुई थी। वहां के लोग थे, जो जो लोग थे, तो वो क्या करते थे, वेदों को सुनकर के एक दूसरे में ट्रांसफर करते थे। ऐसा माना जाता है कि जो वेद हैं वो वेद कोई इंसानों ने नहीं रचे हैं, वो एक ईश्वरीय हैं, ईश्वरीय जो है, और ईश्वर ने क्या किया, उनको किसी व्यक्ति को बताया और उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को, दूसरे ने तीसरे व्यक्ति को, तीसरे ने चौथे व्यक्ति को, इस तरीके श्रुति के आधार पर जो है आगे चल करके जब हमने लेखन कौशल सीख लिया तब हमने जो है उन वेदों को एक पुस्तक का रूप दिया। ठीक है, वैदिक सभ्यता थी। तो इस तरीके से जो इसमें जो है निर्माण हुआ वेदों का, इस सभ्यता में जो वेद थे तो उनको श्रुति के आधार पर के उस समय, उस टाइम में भी वैदिक सभ्यता में भी वेदों को जो है पढ़ा जाता था, लेकिन जो है उनको मौखिक रूप से यानी सुनाया जाता था, उनको श्लोकों के माध्यम से, पद के माध्यम से उनको सुनाया जाता था। ठीक है, और आगे चल करके धीरे 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 क्या हुआ कि एक ने दूसरे को, तीसरे ने चौथे को, उस तरीके से जब लिपि का ज्ञान बराबर हो गया तो उसको जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन ग्रंथों के रूप में हमने परिणित कर दिया। ठीक है, ये आपने समझ लिया। तीसरा जो है हमारा आदि ऐतिहासिक काल हमने समझ लिया, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, देखिए प्राग ऐतिहासिक को हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, इसकी अंग्रेजी भी आपको याद रखना है, प्री हिस्ट्री। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल को हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं और ऐतिहासिक काल को अंग्रेजी में हम हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो अन्य प्राग ऐतिहासिक
आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक जाना। अब ऐतिहासिक क्या है? देखिए इस काल में क्या था कि मनुष्य को लिपि का ज्ञान था। हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। वह इस काल का अध्ययन हम दो आधारों पर करते हैं, दो आधारों पर करते हैं। पहला है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक। दो चीजें हैं, पुरातात्विक यानी उत्खनन से प्राप्त जो चीजें हमें मिलती है उससे हम अध्ययन करते हैं इस काल का, दूसरा साहित्यिक आधार पर। यदि लेखन तो मनुष्य जान गया था और हम लेखन को समझ भी सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं। तो अब साहित्यिक रूप में हम दो तरीके से करते हैं, एक देसी जो लेखक थे उनके आधारों पर, और एक विदेशी जो विदेशी लेखक आए भारत में, समय समय पर आते रहते हैं। जिस तरीके से आप चाइना से आए थे फायान और ह्वेनसांग, तो उन्होंने क्या किया, तो देसी जो यहाँ के लेखक थे उनके माध्यम से हम समझते हैं इस इतिहास, इस काल को, और विदेशी जो आए थे तो उनके पुस्तकों के सहायता से भी हम समझते हैं इतिहास को। देखिए एक चीज और आप इसमें जान लीजिए, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कई ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक, यहाँ एक चीज आप याद रख लीजिए, इतिहास का जनक, इतिहास का जनक, इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। ठीक है, हेरोडोटस क्या थे? इतिहास का जनक इन्हें माना जाता है। और एक भूगोलवेत्ता भी थे, एक भूगोलवेत्ता भी थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 484 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 484 ईसा पूर्व में। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द हिस्ट्रीज। उस पुस्तक के बारे में, वो पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस पुस्तक ने जो है कई बार पूछा भी जाता है उस पुस्तक के बारे में। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है, जिनका जो जन्म हुआ था 484 में हुआ था, और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो द हिस्ट्रीज है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम ऐतिहासिक काल को हमने देखा, हिस्टोरिकल पीरियड को हमने देखा कि मनुष्य को लिपि का ज्ञान था, हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। वह इस काल का अध्ययन हम दो आधारों पर कर सकते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। ठीक है, इतना हमने जाना। अब हम एक टेबल के माध्यम से इसको इसी तरीके से तीनों को हम एक बार और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, जिससे कि जो है आप जो चीजें आपके माइंड में सेट हो जाए। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो एक टेबल के माध्यम से भी इसको हम देखते हैं, एक समझने का प्रयास करते हैं इस तरीके से। काल, ठीक है, लिपि, पढ़ने योग्य है कि नहीं है ये भी देख लेते हैं कॉलम में। ठीक, और तीसरा है अध्ययन का आधार, अध्ययन का आधार यानी किस आधार पर इसका अध्ययन करते हैं वो भी हम देखते हैं। एक एक चीजों को हम देखते हैं। देखिए इससे पहला जो काल की बात करें तो पहला जो काल है वो प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, लिपि हम क्या है इसकी प्रागैतिहासिक काल की, वहां जब कोई लेखन ही किसी को नहीं पता था तो लिपि क्या है, लिपि था ही नहीं।
पढ़ने योग्य, जब लिपि ही नहीं थी जो पढ़ने योग्य भी नहीं है। अध्ययन का आधार क्या है? पुरातात्विक, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक काल ये हो गया। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, लिपि का ज्ञान मनुष्य को था, पढ़ने योग्य नहीं है क्योंकि हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ने योग्य नहीं थी। इसका अध्ययन भी क्या करते हैं हम? इसका अध्ययन भी हम पुरातात्विक पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। ठीक, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक, तो लिपि का ज्ञान था, पढ़ने योग्य भी है और इसका अध्ययन हम दो आधारों पे करते हैं। पहला है पुरातात्विक, पहला पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक। ठीक है, अब साहित्यिक में देशी लेखकों के द्वारा और विदेशी लेखकों के द्वारा भी, देशी लेखकों के द्वारा और विदेशी लेखकों के द्वारा भी क्या करते हैं हम? इस काल यानी ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, अब हम एक एक काल को, उसके जो है एक एक काल के समय को देखते हैं कि कब से कब तक जो है माना जाता है और जो है उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। आप भी क्या करिए, इसके नोट्स बनाते जाइए और मेरे साथ उस चीज को क्या करिए, आप भी लिखते जाइए। तो जो हमारा पहला काल है वो क्या है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण, पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो काल है ये कब से कब माना जाता है? यानी प्रारंभ से 3000 बीसी तक। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, आगे हम इसको समझाएंगे, आपको माना जाता है। ठीक है, पाषाण काल को। अब इस प्रागैतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों। समझते हैं कौन कौन से भागों में। पहला है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। तो हमने समझा कि पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब इसमें दोस्तों पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से समझते जाते हैं हम। पहला, यानी पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा है। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल।
ठीक। तो इस तरीके से इतने फॉर्मेट में प्रागैतिहासिक काल को बांटा गया है और इसका जो पूरा प्रागैतिहासिक काल का जो समय है वो प्रारंभ से 3000 बीसी तक है, ठीक है। अब उसमें प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इसमें पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में हमने बांटा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इनके हम समय को देखते हैं दोस्तों। तो इसमें जो निम्न पूरा पाषाण काल है दोस्तों, वो प्रारंभ से 1,00,000 बीसी तक, 1,00,000 बीसी तक, ठीक है। प्रारंभ से 1,00,000 बीसी तक निम्न पूरा पाषाण काल, प्रारंभ से 1,00,000 बीसी तक। मध्य पूरा पाषाण काल 1,00,000 बीसी से 40,000 बीसी तक, ठीक। और उच्च पूरा पाषाण काल जो है दोस्तों, वो 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक, ओके। निम्न पूरा पाषाण काल प्रारंभ से 1,00,000 बीसी तक, मध्य पूरा पाषाण काल 1,00,000 बीसी से 40,000 बीसी तक, उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। तो ये पूरा पाषाण को हमने बांटा। मध्य पाषाण की बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से 5500 बीसी तक, ठीक। 10,000 बीसी से 5500 बीसी तक। अब इसमें कुछ इतिहासकार 5500 बीसी को नहीं मानते हैं, वो 4000 बीसी मानते हैं। कितना मानते हैं? 4000 बीसी। लेकिन कुछ इतिहासकार 5500 मानते हैं, ठीक। तो ये चीजें आपको देखनी है। अगर जो है देखिए, अनेक विद्वान हैं, अनेक इतिहासकार हैं और उनका जो मत है वो अलग अलग है। वो इतिहासकार क्या करते हैं, साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर इतिहास को देखते हैं, इतिहास का वर्गीकरण करते हैं। तो अब किसी इतिहासकार कुछ मानता है, कोई इतिहासकार कुछ मानता है, वो भी अपने तथ्यों और फैक्टों के आधार पर उसको मानते हैं। तो हम किसी भी इतिहासकार की बातों को नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये किताबों में आपको अगर मिलता है 4000 तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हो सर आपने 4000 बताया है, वह किताबों में 5500, या आपने 5500 बताया है, किताबों में 4000 है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों चीजें सही हैं इतिहासकारों के तथ्यों और फैक्ट के आधार पर। तो मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से 5500 बीसी तक है। नव पाषाण काल की हम बात करें तो ये 5500 बीसी से 3000 बीसी तक। अब अगर इसको हम 4000 मानेंगे, अगर इसको हमने मान लीजिए 4000 कहा, तो फिर जो हो जाएगा बीसी से अगर हमने कहा तो ये फिर 2500 बीसी तक हो जाएगा। लेकिन दोनों चीजें हमको मान तरीके से हमने प्रागैतिहासिक काल का समय का जो है पूरा तरीके से हमने उसका विश्लेषण किया है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे काल की ओर, जिसे हमने नाम दिया है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। हम समझ चुके हैं पीछे कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, यानी मनुष्य को लिपि का ज्ञान था लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उस काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके हम समय को अगर हम देखें कि इसका जो है काल कब से कब तक है, तो यहां पर हम दो चीजें पढ़ेंगे दोस्तों। पहला पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता उसे हम कह सकते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो अगर आपसे क्वेश्चन करें कि सिंधु घाटी की सभ्यता किसके अंतर्गत आती है, किस काल के अंतर्गत आती है, तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है दोस्तों वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। इसके अगर हम समय को देखें तो इसका जो समय है वो है
3000 BC से 1500 BC तक। ठीक, सिंधु घाटी की सभ्यता 3000 BC से 1500 BC तक मानी जाती है। और इसी आदि ऐतिहासिक काल में हम एक दूसरा चीज पढ़ेंगे। इसमें दूसरा आदि ऐतिहासिक काल में हमें दूसरा देखने को मिलेगा, जिसको कहते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को भी हमने दो भागों में बांटा है। पहला है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ठीक, अगर बात करें हम ऋग्वैदिक काल का, कितना काल तक इसका है, तो ऋग्वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC तक है, और उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC तक है। ठीक, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु जो है, दो चीजें हम पढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता भी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, और वैदिक सभ्यता आती है। सिंधु घाटी की सभ्यता काफी प्राचीन सभ्यता है, और इस सभ्यता का अगर हम काल निर्धारण करें तो 3000 BC से 1500 BC तक सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है। वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता भी जो है एक काफी जो है प्रमुख सभ्यता है, वैदिक सभ्यता। और उस सभ्यता का अगर हम काल निर्धारण करें तो ऋग्वैदिक काल, इसको दो भागों में हमने बांटा है। ऋग्वैदिक काल जो 1500 BC से 1000 BC तक है, और इसी वैदिक काल का जो दूसरा चरण है उत्तर वैदिक काल, इसे हमने 1000 BC से 600 BC तक माना है। तो ये हमने आदि ऐतिहासिक काल देखा। अब हम इसमें जो अपने तीसरे काल की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा काल था तो वो था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल हमने बताया था आपको कि ऐतिहासिक काल यानी मनुष्य को लिपि का ज्ञान था, उसके लिपि को हम पढ़ भी सकते हैं। इसका अध्ययन क्या कैसे करते हैं हम? इसका अध्ययन दो आधारों पे करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर और साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर। तो अगर हम बात करें कि ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए इसमें पहला जो है तो वो है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक, प्राचीन भारत का इतिहास। अब आप कहोगे सर क्या यही से प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्ट है? जो आपने जो विषय बताया है प्राचीन भारत का इतिहास, तो क्या यही से स्टार्ट होगा? नहीं, जो अब तक हमने पढ़ा है दोस्तों वो सब प्राचीन भारत ही है, वो सब प्राचीन इतिहास ही है। उस सबको हम प्राचीन इतिहास में ही पढ़ते हैं। तो यहां पर सिर्फ आपको हम बताते हैं, अगर हम पढ़ेंगे तो ये प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये सब प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है। तो पहला है प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। अगर इसके हम समय को बताएं तो यहां हमने देखा था 600 BC, तो इसका जो समय है तो वो 600 BC से 712 AD तक है। अब सर आप कहोगे सर ये अभी आपने BC कहा, अब AD क्या है? तो AD और BC ये सब चीजें थोड़ी अलग हैं। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के जन्म से पहले, और जो AD है वो है ईसा के जन्म के बाद। इसको समझ लेते हैं थोड़ा हम। देख लीजिए, मान लीजिए ये यहां पर ईसा का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ, मसीह का जन्म। ठीक, तो यहां के इधर के समय को हमने कहा AD। ठीक, यहां से इस तरीके से देखेंगे तो अभी क्या चल रहा है 2026, यानी इनके जन्म से, यानी ईसा के जन्म को अब कितने साल हो चुके हैं? 2026 साल हो चुके हैं। तो यानी ईसा मसीह का जो जन्म हुआ इधर के समय को AD कहते हैं। इसको अब CE कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अब इसको अब CE कहा जाता है।
सी ई, सी का मतलब होता है कॉमन एरा, ठीक। वही इधर के काल को, ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को, इस तरीके से इसको हम कहते हैं बीसी। इसको क्या कहते हैं? बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक। तो मान लीजिए हम यहां निम्न पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल पढ़ते आए हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए यहां जो है, मान लीजिए यहां 1500 बीसी, यहां फिर 600 बीसी। तो इस तरीके से 1500 बीसी, फिर यहां 3000 बीसी, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, ये सब चीजें जो है धीरे धीरे होती जाती हैं, ठीक। तो ये आपने समझ लिया। बीसी को अब हम बीसीई कहते हैं, बीसीई, बीसीई मतलब बिफोर क्राइस्ट इरा, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें होती हैं। तो यानी प्राचीन भारत का इतिहास 600 बीसी से 700 जो है 712 एडी तक माना जाता है। इसी में हम महाजनपद को पढ़ते हैं, इसी में हम मगध का उत्कर्ष पढ़ते हैं, ठीक है। इसी में हम मौर्यकाल पढ़ते हैं, मौर्यकाल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्त काल और हर्षवर्धन काल। महाजनपद, मगध का उत्कर्ष, यही 600 बीसी से 712 बीसी तक। अब इसको यहां समझ लीजिए, 600 बीसी से 712, यानी ये जो लाइन थी ईसा मसीह वाली, यहां इस तरीके से एडी और ये बीसी। तो यानी हमने बीसी यानी 600 देखा, 600 बीसी देखा और 712 यहां तक। तो यानी यहां तक के पूरे काल को हमने प्राचीन भारत का इतिहास माना, ठीक है। ये समझ लीजिए आप। कुछ इतिहासकार जो है इसको इसको हर्षवर्धन तक के काल को जो है प्राचीन भारत का इतिहास मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार जो है दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की स्थापना तक के काल को प्राचीन भारत का इतिहास मानते हैं। तो इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। तो जो इतिहासकार होते हैं वो तथ्यों और फैक्ट के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण करते हैं। तो हमें वो चीज देखनी है, हमें ये देखना है कि चीजें सही वो भी हैं, वो एक सीक्वेंस में है। भले ही उसको हम इसमें पढ़ लें, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन है तो इतिहास हम पढ़ रहे हैं और फैक्ट के आधार पर पढ़ रहे हैं, गलत नहीं पढ़ रहे हैं, तो सही है। कुछ इतिहासकार 600 बीसी से 712 मानते हैं और कुछ इतिहासकार 12वीं शताब्दी तक जो है प्राचीन भारत के इतिहास को मानते हैं। उनका कहना है कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी और गुलाम वंश पनपा था, तब तक प्राचीन इतिहास माना जाता है। तो हमें वो चीजें देखनी नहीं है, ठीक है। दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। 712 एडी से 1707 एडी यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तक मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे आगे मानते हैं, 1757 तक मानते हैं। जब 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था तहां तक मानते हैं। और इसके पीछे वो एक कारण ये बताते हैं कि तब तक जो है मुगल काल था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी तो मुगल सल्तनत चल रही थी, उसके जो उनके दावेदार थे वो शासन कर रहे थे। तो इसको उस तरीके से माना जाता है। इसको भी जो है दो भागों में बांटा गया है, मध्यकालीन भारत को भी दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला पूर्व
पूर्व मध्यकाल, और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। ठीक, पूर्व जो मध्यकाल है वो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। ठीक, इसे आप तरीके से देख सकते हो। यानी कुछ इतिहासकार उन्होंने क्या माना था कि 712 तक उन्होंने नहीं माना था, उन्होंने कहा था कि दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई थी यानी गुलाम वंश तक उन्होंने माना था। तो जो है पूर्व जो है 8वीं यानी पूर्व मध्यकाल। तो कुछ इतिहासकार इसको क्या करते हैं, इस पूर्व मध्यकाल को वो प्राचीन भारत के इतिहास से पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको अलग पढ़ते हैं। ठीक है, तो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, तो ये आता है पूर्व मध्यकाल, जिसको हम प्राचीन भारत के इतिहास से भी कुछ लोग पढ़ते हैं। दूसरा है उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। 12वीं शताब्दी से, अब चूंकि 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मानते हैं। कैसे? क्योंकि 1707 चल रहा है, तो 1707 ये 1800 की जो है सीरीज है। तो कुछ इतिहासकार इसको 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मानते हैं। ठीक, ये हमने देखा। अब इसमें जो हमारा तीसरा है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास को हम कब से मानते हैं? यानी 18वीं शताब्दी से यानी यूरोपीय कंपनियों के आगमन से 18वीं शताब्दी से स्वतंत्रता तक। ठीक, तो ये चीजें हमने आपको बता दी, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। यानी 18वीं शताब्दी से स्वतंत्रता तक, यानी यूरोपियों के आगमन से जब हमने स्वतंत्रता पाई थी तब तक माना जाता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये हमने इतिहास का जो है उसके जो है कालों का जो है हमने उसको हम विभाजित किया है हमने। यहां पर एक चीज और देख लीजिए, हमने बताया था आपको कि इतिहास का विभाजन दो आधारों पर करते हैं, पहला लिपि के आधार पर और दूसरा उपकरणों के आधार पर। तो हमने लिपि के आधार पर इतिहास का विभाजन देखा, अब हम उपकरणों के आधार पर इतिहास का विभाजन करते हैं। उपकरणों के आधार पर, उपकरण के आधार पर इतिहास का विभाजन। ठीक, तो अब इसमें हम पहला देखते हैं पाषाण काल। दूसरा है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। तीसरा है कांस्य युग। कांस्य युग। और चौथा है लौह युग। लौह युग। अब इसमें आप सर कहोगे कि ये क्या है? अब आपने जो है प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल ये पढ़ाया है, अब ये क्या है, ये क्या चीज है? तो ये भी है इतिहास का विभाजन ही है, लेकिन उपकरणों के आधार पर। यानी मनुष्य समय समय पर जिस काल में किन किन जो है हथियारों का इस्तेमाल करता था उसके आधार पर विभाजन है, टूल्स के आधार पर इतिहास का विभाजन है। पाषाण काल तो समझ लीजिए ये क्या है, ये प्रागैतिहासिक काल ही है। तब मनुष्य क्या करता था? पाषाण यानी पाषाण के उपकरण, पाषाण के उपकरण बनाता था। ठीक, ताम्र पाषाण काल। तो अब ये जो काल आया, इस काल के अंतर्गत मनुष्य ने सबसे पहले जो धातु खोजी वो तांबा खोजी। तो क्या खोला उसने? तांबा। तांबा खोजा और तांबा का इस औजार वो बनाने लगा, और प्लस पाषाण तो था ही, क्योंकि पाषाण तो उन्होंने खोज ही लिए, पत्थर के तो करते ही थे। कांस्य युग में क्या किया मनुष्यों ने? इसने तांबा और टिन,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने तांबा प्लस टिन मिलाकर के एक नई धातु बनाई जिसको हमने नाम दिया कांसा का, कांसा। तो उस काल को कांस्य युग कहा गया। लोह युग यानी मनुष्य ने लोहा खोज लिया, जब लोहे के उपकरण बनाने लगा उस काल को हमने कहा, उस काल को हमने कहा लोह युग। तो उत्तर वैदिक काल से यानी 12वीं शताब्दी के बाद से लोह युग हमारे भारत में आया था। उससे पहले भी भारत में, उससे पहले भी विश्व में था, हमारे भारत में नहीं था। तो यानी लोहे के उपकरण। ठीक, लोहे के उपकरण बनाता था। तो इस तरीके से हमने इतिहास को विभाजन किया है। मुझे आशा है कि क्लास आपको बहुत बेहतर लगी होगी। अगर क्लास आपको बेहतर लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।